नमस्कार साथियों, आज परीक्षावाणी बुक का पहला अध्याय यूरोपियन का भारत में आगमन जो आधुनिक इतिहास से संबंधित हैं, इसके संपूर्ण परीक्षा दृष्टि और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी का आज अध्ययन करेंगे और ये पूरे बुक का चैप्टर बाय चैप्टर अध्ययन करते जाएंगे। पहले परीक्षा दृष्टि से शुरुआत करते हैं। 15वीं शताब्दी में एशिया और भूमध्य सागरीय यूरोपीय व्यापार का एकाधिकार किस देश के व्यापारियों के हाथ में था? तो शुरुआत करते हैं। पहले जो था ये अरब के हाथ में था और दूसरा है इतालवी व्यापारी के हाथ में था। पहले अरब, दूसरा इतालवी व्यापारियों के हाथ में था। पुर्तगाल के किस शासक ने मसाले के व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने की इच्छा से भारत के लिए सीधे समुद्री मार्ग की खोज की आज्ञा प्रदान की? वो है डॉन हेनरिक ने। किसने? तो डॉन हेनरिक ने पुर्तगाली को जो है यहाँ पे सीधे समुद्री मार्ग खोजने की आज्ञा प्रदान की। डॉन हेनरिक जो है वहाँ के राजा थे। इसे हेनरी द नेविगेटर की संज्ञा भी दी गई है। किससे? तो डॉन हेनरिक को हेनरी द नेविगेटर की संज्ञा दी गई है। संभवतः मध्य युग के किसी भी अन्य घटना का सभ्य संसार पे इतना प्रभाव नहीं पड़ा जितना कि भारत जाने के समुद्री मार्ग खुले जाने से। उक्त कथन किस इतिहासकार के हैं? ये है डॉडवेल। किसका है? तो ये डॉडवेल ने ये कहा है जो भारत जाने के समुद्री मार्ग खुल जाने से जो है प्रभाव पड़ा है। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध किस यूरोपीय कंपनी और देश ने बनाए थे? तो मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत में व्यापार संबंध जो है यूरोपीय कंपनी है तो वह है पुर्तगाली। सबसे पहले पुर्तगाली ने यहाँ पे व्यापार संबंध बनाए थे। 15वीं शताब्दी में हिंद महासागर के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना किस बंदरगाह का अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में उभरना था? तो यह है मलक्का बंदरगाह का। मलक्का बंदरगाह जो है सबसे महत्वपूर्ण जो है बंदरगाह के रूप में उभरे। किस भारतीय व्यापारी ने वास्को डिगामा का सहयोग किया? तो वास्को डिगामा का सहयोग कौन किए हैं? तो अब्दुल मजीद जो हैं वास्को डिगामा का सहयोग किए। अब जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। भारत की खोज 1498 में वास्को डिगामा के द्वारा किया गया। ये एक पुर्तगाली यात्री थे। अमेरिका की खोज 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा की गई और ये स्पेन के नागरिक थे। केप ऑफ गुड होप का जो है 1487 में बार्थोलोम्यू डियाज के द्वारा किया गया। ये पुर्तगाली थे। ऑस्ट्रेलिया की खोज 1770 में कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा किया गया। ये ब्रिटेन के थे। न्यूजीलैंड का खोज जो है 1642 में तस्मान ने की और ये हॉलैंड के थे। पुर्तगाल प्रभुत्व के विरुद्ध भारत पर तुर्की आक्रमण। 1529 ईस्वी में सुलेमान रईस ने गुजरात तट पे आक्रमण किया। कौन? तो सुलेमान रईस ने गुजरात तट पे आक्रमण किया। 1538 ईस्वी सुलेमान पाशा ने दीव पर आक्रमण किया। 1551 में पेरी रईस, किसने? तो पेरी रईस ने जो है मस्कट और भुज पे आक्रमण किया। 1554 में अली रईस ने पश्चिमी समुद्र तट पे आक्रमण किया। किस पुर्तगाली वायसराय की समाधि कोचीन में है? तो समाधि कोचीन में है। वास्को डिगामा की समाधि जो है वो कोचीन में है। किस पुर्तगाली शासक ने 15वीं शताब्दी में समुद्री यात्राओं को संभव बनाने के लिए दिक्सूचक तथा नक्षत्र यंत्र का आविष्कार उपयोग करवाया? तो ये है डॉन हेनरिक ने। डॉन हेनरिक ने एक दिक्सूचक और नक्षत्र यंत्र का आविष्कार का उपयोग करवाया। पश्चिम बंगाल की हुगली नामक फैक्ट्री की स्थापना किस यूरोपीय शक्ति के द्वारा की गई? तो पश्चिम बंगाल हुगली नामक जो फैक्ट्री है इसकी स्थापना का श्रेय पुर्तगाली को दी जाती है। पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाले पहले यूरोपीय शक्ति कौन था? तो पौंडीचेरी, वर्तमान पुदुचेरी,
इस पे कब्जा करने वाला पहला यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली, दूसरा जो है यूरोपीय शक्ति डच था और तीसरा 1793 में अंग्रेज के द्वारा किया गया। और 1814 में पेरिस संधि के बाद पौंडीचेरी पे फ्रांस का अधिकार हो गया। तो सबसे पहले पुर्तगाली का पौंडीचेरी पे अधिकार, उसके बाद डच का, उसके बाद अंग्रेज का, तब पेरिस संधि के तहत फ्रांस का अधिकार हुआ। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया? हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डा बनाया है पुर्तगालियों ने। किसने? पुर्तगालियों ने इसे अड्डा बनाया। इसी कारण 1632 में मुगल बादशाह शाहजहां ने हुगली में पुर्तगाली बस्ती को नष्ट कर दिया। पुर्तगाली बस्ती को कब नष्ट कर दिया गया है? ये शाहजहां के द्वारा। और ये कब इसे अड्डा बनाए थे? तो 1632 में, और मुगल बादशाह ने इसे नष्ट कर दिया। पुर्तगाली दूत आंतोनियो कैब्राल किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो आंतोनियो कैब्राल जो थे वे अकबर के शासनकाल में भारत आए थे। किसके शासनकाल में? तो अकबर के शासनकाल में भारत आए थे। स्पाइस आइलैंड उपमा पश्चिमी यूरोपीय देश और व्यापारी किस देश को प्रदान किए थे? तो स्पाइस आइलैंड मसाला द्वीप उपमा पश्चिमी यूरोपीय देश और व्यापारी देश जो हैं इंडोनेशिया को ईस्ट इंडीज के नाम से भी जाना जाता है। इंडोनेशिया को ईस्ट इंडीज के नाम से भी जाना जाता है। इंडोनेशिया को मसाला द्वीप की संज्ञा या स्पाइस आइलैंड की संज्ञा दी गई। अफीम, सिल्क, मसाले और नील में से प्रारंभ में यूरोपीय व्यापारी की रुचि किसमें थी? तो अफीम, सिल्क, मसाले और नील ये सारे में से जो है रुचि सबसे ज़्यादा किसमें थी यूरोपियों की? तो मसालों में, सर्वाधिक मसालों में रुचि थी। 15वीं शताब्दी के लगभग बंगाल की खाड़ी के समूचे क्षेत्र में और विशेष रूप से कोरोमंडल से मलक्का तक के व्यापार को नियंत्रित करने वाला प्रमुख भारतीय समुदाय कौन था? तो ये बंगाल की खाड़ी के समूचे क्षेत्र और विशेष रूप से कोरोमंडल से मलक्का तक जो है एक समुदाय थे, जिन समुदाय को कहते हैं चेटियार समुदाय। कौन सा समुदाय है? तो चेटियार समुदाय। उनके साथ एक अन्य दक्षिणी पूर्वी व्यापारी समुदाय थे जिसे कहते थे चुरिया मुसलमान। क्या कहते थे? चुरिया मुसलमान का प्रभुत्व था। भारत में पुर्तगाली सामुद्रिक साम्राज्य को कौन सी उपमा दी जाती है? पुर्तगाली सामुद्रिक साम्राज्य को एस्तादो द इंडिया की उपमा दी जाती है। कौन सी उपमा? एस्तादो द इंडिया। पुर्तगाली समुद्री साम्राज्य को एस्तादो द इंडिया की उपमा दी जाती है। भारत में सबसे पहले और सबसे अंत में आने और जाने वाले यूरोपीय शक्ति कौन सी थी? तो सबसे पहले पुर्तगाली और जो आए थे 1498, और सबसे अंत में भी जाने वाले पुर्तगाली ही थे 1961 में। कालीकट का मलयाली नाम क्या है? तो कालीकट का मलयाली नाम है कोझिकोड। कोझिकोड इसका मलयाली नाम है। हारमुज बंदरगाह पर किस पुर्तगाल गवर्नर के समय कब्जा हुआ था? हारमुज बंदरगाह पर किस पुर्तगाली गवर्नर का कब्जा हुआ? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने जो हारमुज बंदरगाह पर कब्जा किया था। भारत में यूरोपीय शक्ति द्वारा अपना पहला किला कहाँ निर्मित किया गया? तो यूरोपीय शक्ति द्वारा अपना पहला किला निर्मित किया गया है कहाँ पे? तो गोवा में। भारत में यूरोपीय शक्ति द्वारा पहला किला गोवा में निर्मित किया गया। पुर्तगालियों ने कब गोवा जीता और हारमुज को खो दिया? तो पुर्तगालियों ने गोवा को 1510 में जीता है और हारमुज को 1622 में खो दिया है। गोवा को कब जीता? 1510 में, और हारमुज को कब खोआ? तो 1622 में। बंगाल का कौन सा बंदरगाह पुर्तगालियों के समय पोर्टो ग्रांडे की संज्ञा से अभिहित किया गया? तो बंगाल का कौन सा बंदरगाह था जिसे पोर्टो ग्रांडे की संज्ञा दी गई? वह है चटगांव। चटगांव को जो है पोर्टो ग्रांडे की संज्ञा से अभिहित किया गया। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी क्या आप जानते हैं? 1542 ईस्वी में नए पुर्तगाली गवर्नर मार्टिन ए फांसो डे स्यूसा के साथ सेंट फ्रांसिस जेवियर भी दक्षिण भारत आए थे। 1542 में स्यूसा के साथ जेवियर भी आए थे। जेवियर जेसुस संघ के संस्थापक सदस्य में से एक थे। गोवा में प्रतिवर्ष संत फ्रांसिस जेवियर के भोज का अनुष्ठान किया जाता था। गोवा में
प्रतिवर्ष जो है संत जेवियर के भोज का अनुष्ठान किया जाता था। क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, IS 21 में ये क्वेश्चन राइज किया गया है। कहाँ पे? संत फ्रांसिस जेवियर के भोज का अनुष्ठान किया जाता था। 1572 में पुर्तगाली गवर्नर बनने वाले एंटोनियो दा नरोहा कब बने हैं? 1572 में। उस समय अकबर कैम्बे गया था। अकबर कहाँ गया है? तो कैम्बे गया, जहाँ पुर्तगालियों से उसकी पहली बार परिचय हुई। अकबर पूछा जाता है गुजरात गए, लेकिन गुजरात में कौन सा स्थान? तो कैम्बे गए और पहली बार इन्हें पुर्तगालियों से परिचय हुआ। 1580 में जेसुस्ट मिशन अकबर के दरबार में आए थे। जेसुस्ट मिशन कब अकबर के दरबार में? तो 1580 में आए थे। इनमें फादर एक्विना मॉन्सरेट शामिल थे। अकबर की अनुमति से हुगली में और शाहजहां की अनुमति से बंदेल में पुर्तगालियों ने कारखाना स्थापित किया। अकबर की अनुमति से कहाँ पर स्थापित की गई है? हुगली में। और शाहजहां की अनुमति से कहाँ पे? तो बंदेल में पुर्तगालियों ने कारखाना को स्थापित किया। पुर्तगालियों के विरुद्ध शाहजहां ने किस नगर को घेरा था? तो पुर्तगालियों के विरुद्ध शाहजहां ने हुगली को घेरा था। अल्फांसो डी अल्बुकर्क की मज़ार भारत में कहाँ स्थित है? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क की मज़ार जो है वो भारत में गोवा में स्थित है। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किस यूरोपीय शक्ति ने आरंभ की? तो संयुक्त पूंजी कंपनी जो है आरंभ की है डचों के द्वारा। डचों ने संयुक्त पूंजी आरंभ की है 1602 ईस्वी में। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर आधुनिक कोच्चि में किस फोर्ट का निर्माण किया? तो आधुनिक कोच्चि में किस फोर्ट का निर्माण किया? तो फोर्ट विलियमसन का निर्माण किया है 1663 में। 14 में कोच्चि ब्रिटिश उपनिवेश बन गया है। 1814 में कोच्चि ब्रिटिश उपनिवेश बन गया है। किस युद्ध के द्वारा डचों को भारत से अंतिम रूप से पतन हो गया? डचों का भारत से अंतिम रूप से जो पतन हो गया है बेदरा का युद्ध। बेदरा का युद्ध कब हुआ है? 1759 ईस्वी में डच और अंग्रेज के मध्य, डच एवं अंग्रेज के मध्य बेदरा का युद्ध हुआ और इसमें अंतिम रूप से डचों का पतन हो गया। प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना भारत में किसने, कब और कहाँ की थी? तो प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना वादर हेंगे ने 1605 में मुसलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में की। प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना कहाँ पे की गई है? तो यह है मुसलीपट्टनम 1605 में वादर हेंगे के द्वारा की गई है। यूरोपीय व्यापारी में भारतीय वस्त्र का प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो वस्त्र को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय जो है डचों को प्राप्त है। किसे? तो ये है डचों को ये प्राप्त है। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, भारत में डचों द्वारा स्थापित फैक्ट्री अध्ययन करते हैं। डच ने कहाँ कहाँ फैक्ट्री स्थापित की है? सर्वप्रथम मुसलीपट्टनम में आंध्र प्रदेश स्थित है। 1605 में इसके संस्थापक थे वांद्रे हेंग। फिर है पुलिकट तमिलनाडु। पुलिकट कहाँ पे है? तो तमिलनाडु 1610 में। सूरत गुजरात 1616। विमलीपट्टनम आंध्र प्रदेश 1641। कराईकाल तमिलनाडु 1645। चिनसुरा बंगाल 1653। कासिम बाजार बंगाल 1658। पटना बिहार 1658। बिहार में कब स्थापित की गई है? तो यह है 1658 में बिहार में डचों के द्वारा जो है फैक्ट्री स्थापित की गई है। ध्यान देना है, डचों के द्वारा जो है बिहार में कब फैक्ट्री स्थापित की गई है? 1658 में। बागासोर ओडिशा 1658। नागपट्टिनम जो है तमिलनाडु 1659। कोचीन जो है केरल 1663 में जो है फैक्ट्री डचों के द्वारा वस्त्र की स्थापित की गई है। पोर्टो नोवा एक समृद्ध कपड़ा उत्पादन केंद्र था। पोर्टो नोवा जो है यहाँ पे डच के कुछ व्यापारिक केंद्र देखते हैं कौन कौन से हैं। तो यह पोर्टो नोवा जो है डचों के कपड़ा उत्पादन के केंद्र थे। मुसलीपट्टनम और सूरत से डचों द्वारा नील की निर्यात किया जाता था। नील का निर्यात जो है कहाँ से की जाती थी डचों द्वारा? तो मुसलीपट्टनम और सूरत।
डचों द्वारा भरूच बंदरगाह से कपड़े का निर्यात किया जाता था। कहाँ से? तो भरूच बंदरगाह से कपड़े का निर्यात किया जाता था। पुईकट में डच अपने स्वर्ण पेगोडा ढालते थे। पुईकट में डच अपने स्वर्ण पेगोडा ढालते थे। नागरवांचे और पोराकरू नील के उत्पादन और कपड़े की रंगाई के लिए प्रसिद्ध केंद्र था। नागरवांचे और पोराकरू नील जो है कपड़े की रंगाई के लिए प्रसिद्ध केंद्र थे। मद्रास के दक्षिण में स्थित सदरसपत्तनम उत्कृष्ट प्रकार के कपड़ों के लिए प्रसिद्ध था। बंगाल से डचों द्वारा निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तु कौन थी? तो डचों द्वारा निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तु है सूती कपड़ा, उसके बाद रेशम, अफीम और सोरा। सबसे ज़्यादा सूती कपड़ा, रेशम, अफीम और सोरा। भारत से डचों द्वारा निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तु में है नील, सोरा, मसाले, कच्चा रेशम, सीसा और अफीम। क्या क्या है? नील, सोरा, मसाला, कच्चा रेशम, सीसा एवं अफीम। डच द्वारा कोरामंडल के बंदरगाह से बेटम और बेटबिया का विशेष प्रकार के बुने हुए वस्त्र निर्यात किए जाते हैं। भारत से अफीम जावा और चीन में निर्यात किया जाता है। डच व्यापारिक व्यवस्था सहकारिता अर्थात कार्टर पे आधारित है। किस पे है? तो कार्टर पे आधारित है। डच फैक्ट्री के प्रमुख को क्या कहते थे? तो डच फैक्ट्री के प्रमुख को फैक्टर कहते थे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। डच फैक्ट्री के प्रमुख को क्या कहते हैं? तो इन्हें हम फैक्टर कहते हैं। 200 वर्ष के काल में डच कंपनी ने अपने साझेदार का औसतन 18% का लाभांश दिया और वाणिज्यिक इतिहास में ये सर्वाधिक रहा। तो डच कंपनी अपने साझेदार को कितना लाभांश? तो 18% दिए। डच कंपनी के निर्देशक को भद्रजन जो है 17 कहा जाता है। भद्रजन 17 कहा जाता है। कोरोमंडल बंदरगाह जो है डचों द्वारा निर्यात की प्रमुख वस्तु क्या थी? तो कोरोमंडल बंदरगाह से डचों द्वारा निर्यात की जो प्रमुख वस्तु थी वो है वस्त्र। क्या थी? तो वस्त्र। किस यूरोपीय शक्ति ने 17वीं शताब्दी में सर्वाधिक मात्रा में रेशमी धागे का उत्पादन किया? तो 17वीं शताब्दी में रेशमी धागे का सर्वाधिक जो किया है तो है डचों के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? तो डचों के द्वारा। परवर्ती 17वीं और प्रारंभिक 18वीं शताब्दी में इंडोनेशियाई द्वीप समूह में भारतीय अफीम के निर्यात पर किस यूरोपीय शक्ति का प्रभुत्व है? तो कौन सी यूरोपीय शक्ति है? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभुत्व रहा। किसका? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभुत्व रहा। 1608 में टॉमस एडवर्थ के अधीन अंग्रेज ने सर्वप्रथम सूरत में कारखाना लगाया। कहाँ पे लगाया है? तो सर्वप्रथम सूरत में कारखाना लगाया। उसी वर्ष इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस सूरत पहुंचा। कहाँ पे पहुंचा है? तो कैप्टन हॉकिंस जो है सूरत पहुंचे। वह जहांगीर के दरबार में 1609 में पहुंचा। कब पहुंचे हैं? तो जहांगीर के दरबार में 1609 में पहुंचे हैं। 1612 में कैप्टन बेस्ट के द्वारा सूरत के बंदरगाह की विजय ने पुर्तगालियों का एकाधिकार को भंग कर दिया। किसने? तो कैप्टन बेस्ट ने सूरत पे अधिकार कर लिया। सूरत वह पहला भारतीय नगर है जहां से अंग्रेज ने भारत तथा पूर्वी देशों में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी। तो सूरत वो पहला है जहां पे अंग्रेज ने अपना नींव रखा। दक्षिण पूर्वी समुद्र तट पे अंग्रेज ने अपनी पहली कोठी 1611 में मुसलीपट्टनम जिसे मछलीपट्टनम में स्थापित किया। मुसलीपट्टनम गोलकुंडा का प्रमुख बंदरगाह था। यह हीरे, माणिक और कपड़े के व्यापार का प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। यहाँ व्यापार को लेकर डच और अंग्रेज के बीच काफ़ी प्रतिस्पर्धा थी। तो अंग्रेज के द्वारा सर्वप्रथम जो है पहली कोठी दक्षिण में कहाँ पर स्थापित की गई? तो मुसलीपट्टनम में। 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहरा फरमान दिया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जाता है कहाँ के सुल्तान ने अंग्रेज को सुनहरा फरमान जारी किया? तो 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान ने, जिसके मुताबिक 500 पेगोडा सालाना कर देने पर उन्हें गोलकुंडा राज के बंदरगाह में
स्वतंत्रतापूर्वक व्यापार करने की अनुमति मिल गई। यहाँ पे हम देखते हैं कितना है सगाना देना पड़ेगा, तो यह 500 पैगोडा अंग्रेज देंगे और उन्हें जो है स्वतंत्रतापूर्वक व्यापार करने की अनुमति मिल गई। 1639 में फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा दरमेगा वेंकटप्पा से मद्रास को पट्टे पर लिया और वहां पर एक किलेबंद कोठी का निर्माण किया, जिसको फोर्ट सेंट जॉर्ज की संज्ञा से अभिभूत किया गया। सितंबर 1641 में कंपनी का मुख्यालय मछलीपट्टनम से हटाकर मद्रास स्थित फोर्ट सेंट जॉर्ज में स्थानांतरित किया गया। यहाँ पर हम देख सकते हैं 1639 में फ्रांसिसी डे ने चंद्रगिरी के राजा दरमेगा वेंकटप्पा से मद्रास को क्या किए हैं, पट्टे पर लिए, वहां पर एक किलाबंद कोठी का निर्माण किए और फोर्ट सेंट जॉर्ज की संज्ञा से इसे अभिभूत किया गया। सितंबर 1641 में कंपनी का मुख्यालय मछलीपट्टनम से हटाकर कहां स्थापित किया गया, मद्रास स्थित फोर्ट सेंट जॉर्ज में स्थापित किया गया। जॉब चॉर्नॉक कलकत्ता के संस्थापक कौन हैं, तो जॉब चॉर्नॉक हैं। गेराल्ड अंगियार हैं बम्बई के संस्थापक और फ्रांसिसी डे जो हैं मद्रास के संस्थापक हैं। यहाँ पे फिर से एक देख सकते हैं, जॉब चॉर्नॉक कलकत्ता के, गेराल्ड अंगियार बम्बई के और फ्रांसिसी डे मद्रास के संस्थापक हैं। 1694 में ब्रिटिश संसद ने सभी ब्रिटिश प्रजा को भारत में व्यापार की अनुमति दी। कब से, 1694 से पूरी ब्रिटिश प्रजा को भारत में व्यापार करने की अनुमति दी। इसी एक अन्य ब्रिटिश कंपनी इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट की स्थापना हुई। किसका, तो इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट की स्थापना हुई। इस कंपनी को विशेषकर जो है विशेष अधिकार दिलाने के लिए विलियम नॉरिस ने औरंगजेब के दरबार में भेजा गया, किंतु सफलता न मिलने के कारण अंततः 22 जुलाई 1702 को दोनों कंपनी के विलय का निर्णय लिया गया। यहाँ पे दोनों कंपनी के विलय का निर्णय लिया गया और जो अर्ल ऑफ गोडगोफिन के निर्णय के तहत 1708-9 में विलय कर दिया और संयुक्त कंपनी का नाम द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज कर दिया गया। और कंपनी का यह नाम 1833 तक जो है कायम रहा और 33 के चार्टर द्वारा इसका संक्षिप्त नाम ईस्ट इंडिया कंपनी कर दिया। द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज का नाम 33 में ईस्ट इंडिया कंपनी कर दिया गया। इसे भी जाने 1688 में सूरत के गवर्नर सर जॉन चाइल्ड ने ताप्ती नदी के मुहाने पे अधिकार कर मुगल के जहाज को पकड़ लिया। ये इनकी भूल थी सर जॉन चाइल्ड की। ये गवर्नर जो थे 1688 में क्या कि ताप्ती नदी के मुहाने पे मुगल के जहाज को पकड़ लिए, मक्का जाने वाले जहाज़ों को लूटा। औरंगजेब को जब इसकी सूचना मिली तो उसने अंग्रेज को दंडित करने के विचार से पटना, कासिम बाजार, मछलीपट्टनम, विशाखापट्टनम और सूरत की कोठी को छीन ली। अंग्रेज से कौन कौन से जगह का, पटना का, कासिमपुर का, मछलीपट्टनम, विशाखापट्टनम और सूरत की कोठी को छीन ली। यह देखकर अंग्रेज भयभीत हो गए। उन्होंने औरंगजेब से क्षमा याचना की। औरंगजेब न यह समझकर अंग्रेज के व्यापार के साम्राज्य को बड़ा लाभ हो रहा था, 17,000 पौंड दंड के रूप में लेकर उन्हें क्षमा कर दिया और अंग्रेज की इस समय यह आश्वासन देना पड़ा कि वे भविष्य में कभी इस प्रकार के अपमानजनक कार्यों में भाग नहीं लेंगे। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज का नाम क्या था, तो प्रथम अंग्रेजी जहाज का नाम था रेड ड्रैगन। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत में किसका शासनकाल था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के समय भारत में सम्राट अकबर का शासन था 1600 ईस्वी में। किस मुगल शासक के काल में अंग्रेज का भारत में आगमन हुआ, तो जहांगीर के काल में 1608 में अंग्रेज का आगमन हुआ। अंग्रेज ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कब और कहाँ स्थापित की, अपनी पहली व्यापारिक कोठी जो है 1608 में सूरत गुजरात में स्थापित की। पहली व्यापारिक कोठी अंग्रेज ने कहाँ स्थापित की, तो सूरत गुजरात में। भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक कौन था, तो भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक था जॉन मिल्टन हॉल। कौन था, तो जॉन मिल्टन हॉल जो थे प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे। स्थल मार्ग 1597 ईस्वी।
कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर ने कौन सी उपाधि दी? कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर ने खान की उपाधि प्रदान की। विलियम फिंच कौन था? विलियम फिंच कैप्टन हॉकिंस के साथ भारत आने वाला यात्री जिसने अनारकली के दंत कथा का उल्लेख किया। विलियम फिंच कौन था? तो कैप्टन हॉकिंस के साथ वो भारत आए थे। नील की सबसे अच्छी किस्म कहाँ तैयार होती थी? तो नील की सबसे अच्छी किस्म बयाना में तैयार होती थी। कहाँ पे? तो बयाना में। अंग्रेज ने फारस की खाड़ी पर स्थित हारमुज बंदरगाह को पुर्तगालियों से कब छीना? तो हारमुज बंदरगाह को पुर्तगालियों से अंग्रेज ने कब छीना? तो 1604 में छीना। जेम्स प्रथम का कौन सा राजदूत जहांगीर के दरबार में गया था? तो जेम्स प्रथम का कैप्टन हॉकिंस आए हैं और सर टॉमस रो, ये दो दूत जो हैं जहांगीर के दरबार में आए हैं। मुगल सम्राट औरंगजेब और अंग्रेज के बीच प्रथम मुलाकात कब और कहाँ हुई? तो औरंगजेब और अंग्रेज के बीच प्रथम मुलाकात हुई है 1686 में हुगली में। अंग्रेज और औरंगजेब के बीच प्रथम मुलाकात 1686 हुगली। बंगाल का प्रथम चीफ एजेंट कौन था? तो बंगाल का प्रथम चीफ एजेंट थे विलियम हेजेज। कौन है? तो विलियम हेजेज। मुगल भारत में सूती वस्त्र, नील, अफीम और चाय में से अंग्रेजी व्यापार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु क्या है? तो यह है मुगल भारत में सूती वस्त्र के लिए अंग्रेजी व्यापार के लिए कौन था? तो सूती वस्त्र। डचों के लिए भी सूती, पुर्तगाली के लिए मसाला। अंग्रेज को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया? तो अंग्रेज को सुनहरा फरमान 1632 में प्रदान किया गया। कब? तो 1632 में। ईस्ट इंडिया कंपनी किन वस्तुओं को भारत से निर्यात करती है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी सूती कपड़ा, नील, कच्चा रेशम और मसाले का निर्यात करती है। किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब ने भारत से निष्कासित कर दिया? तो भारत से निष्कासित कर दिया है सर जॉन चार्ल्स ने। सर जॉन चार्ल्स ने इसे निष्कासित कर दिया। जॉन सरमन मिशन किस मुगल शासक के दरबार में गया? तो जॉन सरमन मिशन जो हैं फर्रुखसियर के दरबार में गए थे। किसके दरबार में गए? तो फर्रुखसियर के दरबार में गए थे। इंटरपोलर कौन थे? इंटरपोलर एशिया में मुक्त व्यापार करने वाले अंग्रेजी व्यापार थे। इंटरपोलर कौन थे? तो एशिया में मुक्त व्यापार करने वाले अंग्रेज व्यापारी। अंग्रेज को कलकत्ता की जिम्मेदारी किस सूबेदार ने प्रदान की? तो अंग्रेज को कलकत्ता की जिम्मेदारी जो है अजीम मुसान ने प्रदान की। कौन ने है? तो अजीम मुसान ने प्रदान की। अर्काट का घेरा कब डाला गया? तो अर्काट का घेरा 1751 में अर्काट का घेरा को डाला गया। सेंट थोमे या अड्यार का युद्ध कब और किसके मध्य हुआ? तो सेंट थोमे या अड्यार का युद्ध कैप्टन पैराडाइज के अधीन फ्रांसीसी सेना और कर्नाटक के नवाब अनुरुद्दीन की सेना के बीच हुआ। किसके बीच हुआ है? कैप्टन पैराडाइज के अधीन फ्रांसीसी सेना और कर्नाटक के नवाब अनुरुद्दीन के बीच गड़ा। कब गड़ा गया है? तो यह है 1748 में अड्यार का युद्ध हुआ। फ्रांसीसी सेना ने नवाब को हरा दिया। फ्रांसीसी सेना जो थे वो नवाब को हरा दिए। पौंडीचेरी के फोर्ट लुई का निर्माण किसने किया? तो पौंडीचेरी के फोर्ट लुई का निर्माण जो है फ्रांसिस मार्टिन ने किया। किसने किया है? तो फ्रांसिस मार्टिन ने फोर्ट लुई का निर्माण किया। फ्रांसीसी बस्तियों का सर्वाधिक जो है वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो फ्रांसीसी बस्तियों का वास्तविक संस्थापक फ्रांसिस मार्टिन को माना जाता है। किसे? फ्रांसिस मार्टिन को। रिजविक संधि के द्वारा पौंडीचेरी वापस किसे मिली? तो रिजविक संधि के तहत जो है पौंडीचेरी वापस मिली है फ्रांसीसियों को। किसे मिला है? फ्रांसीसियों को वापस मिला है। फिजियोक्रेट कौन थे? तो फिजियोक्रेट मुक्त व्यापार करने के पक्षधर फ्रांसीसी व्यापारी। जैसे अंग्रेज में थे कौन? तो इंटरपोलर, उसी तरह का फिजियोक्रेट है फ्रांसीसी में। कर्नाटक का प्रथम युद्ध जिसे कि सेंट थोमे का युद्ध भी कहते हैं। कर्नाटक के प्रथम युद्ध को वो सेंट थोमे का भी युद्ध कहते हैं। इसका कारण क्या था? तो एक ब्रिटिश नौसेना अधिकारी बॉर्नोट द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज पे कब्जा कर लेना। एक ब्रिटिश नौसेना अधिकारी कौन थे? बॉर्नोट द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज पे कब्जा कर लेना। पौंडीचेरी की संधि कब हुई थी? तो पौंडीचेरी की संधि जो है 1755 में पौंडीचेरी की संधि हुई थी।
फ्रांस के सम्राट लुई 14वें के प्रयास के फलस्वरूप फ्रांसीसी धर्म प्रचारक और यात्रियों ने एशिया माइनर के रास्ते से भारत के लिए थल मार्ग की खोज की। थल मार्ग का खोज किसके प्रयत्न से, तो लुई 14वें के प्रयास से किया गया। 1719 में फ्रांसीसी सम्राट के एक आदेश द्वारा यूनाइटेड कंपस द इंडिस की स्थापना की गई। फ्रांसीसी औपनिवेशिक व्यापार का संपूर्ण कार्य उसको सौंप दिया गया। पूरा संपूर्ण कार्य किसे सौंपा गया है, तो यहाँ पे सौंपा गया है यूनाइटेड कैंपस देश को। भारत में एंग्लो फ्रेंच युद्ध के समय फ्रांसीसी का मुख्य कार्यालय पौंडीचेरी में था। मुसरीपट्टनम, कराईकाल, माहेश्वरत, चंद्रनगर फ्रांसीसियों के लिए उप कार्यालय थे। कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने सेंट थोमे के युद्ध में नवाब को पराजित किया। सेंट थोमे का युद्ध हुआ, इसमें नवाब को कौन पराजित किया है, तो फ्रांसीसी सेना ने। किसके नेतृत्व में, तो कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में। कर्नाटक कोरामंडल समुद्र तट और उसके पीछे का भूभाग था। इसकी उत्तरी सीमा कुंडलकप्पा नदी तथा दक्षिण सीमा तंजौर का क्षेत्र और इसकी राजधानी अर्काट थी। इसके प्रमुख शहर हैं मद्रास, पौंडीचेरी, बेंगलोर और त्रिचन्नापल्ली। भारत की स्वतंत्रता के बाद भी गोवा, दमन दीव पुर्तगाल के कब्जे में बने रहे और अतः सैन्य कार्यवाही संचालित कर भारत सरकार ने दिसंबर 1961 में इन क्षेत्रों को भारत संघ में मिला लिया। पौंडीचेरी, कराईकाल, यनम तथा माहे भारत की स्वतंत्रता के पश्चात भी फ्रांसीसी उपनिवेश बने रहे, लेकिन फ्रांस की सरकार ने सदस्यता का परिचय देते हुए इन क्षेत्रों को नवंबर 1954 में भारत सरकार को हस्तांतरित कर दिया। वांडीवास युद्ध के बाद 1761 में अंग्रेज ने फ्रांसीसी से पौंडीचेरी छीन ली और इसके बाद जिंजी और माहे पर भी अंग्रेज का अधिकार हो गया। किस पे अधिकार हो गया है, जिंजी और माहे। गाली की असफलता से फ्रांसीसी सरकार उससे नाराज हो गई और उसे फ्रांस वापस बुलाकर 1763 में मृत्यु दंड दे दिया। गाली की असफलता से फ्रांसीसी सरकार उससे नाराज हुई और उसे फ्रांस वापस बुलाकर 63 में मृत्यु दंड दे दिया गया। फ्रांसीसी सहायता से 1765 में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की गई। यहाँ पे हम देख सकते हैं 1765 में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना कहाँ की गई है, तो डिंडीगुल में इसकी स्थापना की गई। 17वीं शताब्दी में भारत और जावा के मध्य व्यापार पे प्रभुत्व किस यूरोपीय शक्ति का था, तो भारत और जावा के मध्य डचों का प्रभुत्व था। फ्रांसीसी ने किस संधि के द्वारा मद्रास अंग्रेज को वापस लौटा दिए, तो फ्रांसीसी ने एक्स-ला-शापल की संधि। एक्स-ला-शापल का संधि कब हुआ है, तो 1748 में हुआ है और मद्रास अंग्रेज को वापस लौटा दिए। भारत में पहली फ्रेंच बस्ती कहाँ स्थापित की गई, तो भारत में पहली फ्रेंच बस्ती सूरत में स्थापित की गई है। अम्बुर का युद्ध कब हुआ है, तो अम्बुर का युद्ध 1749 में। अम्बुर का युद्ध कब हुआ है, तो 1749 में। अंग्रेज ने डचों और फ्रांसीसियों को किन युद्धों में पराजित कर भारतीय व्यापार से बाहर कर दिया, यह है वेदरा का युद्ध। वेदरा के युद्ध में इन्हें वापस कर दिया। और वांडीवास का युद्ध, तो देख सकते हैं अंग्रेज ने डचों को कौन से युद्ध में, तो वेदरा के युद्ध 1759 और फ्रांसीसी को वांडीवास के युद्ध में पराजित कर भारतीय व्यापार से बाहर कर दिया। अब अध्ययन करेंगे आंग्ल फ्रांसीसी कर्नाटक युद्ध। एक दृष्टि में देखते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध, जिसे हम सेंट थोमे या अड्यार का युद्ध भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तो सेंट थोमे युद्ध या अड्यार का युद्ध, और ये 48, इसका काल रहा 46 से 48। कारण इसका ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार, और तत्कालीन कारण क्या था, तो अंग्रेज नौसेनाधिकारी बर्नौट द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज पे कब्जा करना, और कारण इसे ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार को युद्ध भी कहा जाता है। संधि कौन हुई है, तो एक्स-ला-शापल की संधि। इस युद्ध में भारतीय नरेश की दुर्बलता को प्रकट कर दिया। दूसरा कर्नाटक का युद्ध, जिसे हम अम्बुर का युद्ध भी कहते हैं, दूसरा कर्नाटक युद्ध को हम अम्बुर का युद्ध भी कहते हैं, 49 से लेकर 54 कर्नाटक तथा हैदराबाद के आंतरिक मामलों को विवाद को लेकर हुआ था। कारण क्या था, तो कर्नाटक और हैदराबाद के आंतरिक मामलों को विवाद।
संधि कौन सी हुई है? तो पौंडीचेरी की संधि 1755, पौंडीचेरी की संधि 1755, और ये और निर्णायक हुआ किंतु अंग्रेज की पक्ष भारी रही, युद्ध और निर्णायक रहा। संधि कौन? पौंडीचेरी की संधि। इसे अन्य नाम क्या कहते हैं? तो अंबुड़ का युद्ध भी कहते हैं। तीसरा है कर्नाटक युद्ध, जिसे हम वांडीवास का युद्ध भी कहते हैं। कर्नाटक युद्ध 22 जनवरी 1760, 22 जनवरी 1760, 56 से 63 सप्तवर्षीय युद्ध से प्रभावित और पेरिस की संधि के तहत यह समाप्त हुआ। युद्ध जो है पेरिस की संधि तहत समाप्त हुआ। वांडीवास का युद्ध 1760 में अंग्रेज और फ्रांसीसियों को निर्णायक रूप से पराजित किया, जो है 1760 में अंग्रेज ने फ्रांसीसियों को निर्णायक रूप से पराजित किया। विदेशी कंपनियों का देखते हैं। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी एस्तादो द इंडिया, ये पुर्तगाल, इसकी स्थापना 1498 में, और गवर्नर कौन थे? तो FD अल्मेडा के द्वारा किया गया, और प्रथम कहाँ पे? तो कालीकट 1498 में। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, जो 33 में ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई। इसकी स्थापना 1599 ईस्वी में सर टॉमस रो, गवर्नर कौन है? सर टॉमस रो, और सूरत में इसका पहला स्थापित किया गया। डच ईस्ट इंडिया कंपनी डच के है, और जो है 1602 में, ठीक है, और कार्निगल दे हस्तमान के द्वारा और मुसरीपट्टनम में किया गया। डेनिश ईस्ट इंडिया जो है, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी डेनिश के द्वारा 1616 में, विंचवा के द्वारा ट्रांकेबर 1620 में, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया फ्रांसीसी 1664 में, जीन बैप्टिस्ट कोलवर्ट 1668 में, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्वीडिश 1731 में, विलियम ल्यूक्स गोहनबर्ग के द्वारा की गई। तो अब कंपनी देखते हैं। भारत में आगमन सबसे पहले जो है पुर्तगाली, फर्स्ट पुर्तगाली आए हैं, दूसरा पे हैं डच, सेकेंड पे डच, तीसरा पे ब्रिटिश, चौथा पे डेनिश, पांचवा पे फ्रांसीसी, और छठा पे हैं स्वीडिश। याद रखना है, पहले पुर्तगाली आए, दूसरे पे डच आए, तीसरे पे ब्रिटिश आए, चौथे पे डेनिश आए, पांचवें पे फ्रांसीसी, और छठे पे जो है स्वीडिश आए। तो ये 6 यूरोपीय देश जो हैं जिनका भारत में आगमन हुआ था। तो आज आपका परीक्षा वाणी का चैप्टर 1, इसमें महत्वपूर्ण परीक्षा दृष्टि का अध्ययन के नेक्स्ट अब चैप्टर 2 अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।